बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर आबदा अमीन हेयर विद लेक्चर ऑफ फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट ईयर सेशन 2021। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन को और ये टॉपिक आपकी बुक के पेज नंबर 22 पे है। यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स लास्ट टाइम काफ़ी कंफ्यूज थे कि हमारी बुक में ये टॉपिक नहीं है जो पढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सबकी बुक्स में ये सारे टॉपिक्स मौजूद हैं। बस ये टॉपिक्स का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा चेंज है। तो आयनाइजेशन का टॉपिक जो है कुछ बुक्स में पेज नंबर 20 पे है और कुछ बुक्स में पेज नंबर 22 पे है। आयनाइजेशन को समझने के लिए कुछ और टर्म्स हैं जिनका समझना ज़रूरी है, तो पहले हम उनको देख लेते हैं। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं एटम को। एटम क्या होता है? एटम इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीन्स अनडिवाइडेबल। एटम का वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है अनडिवाइडेबल, जो कि डिवाइड ना किया जा सकता हो या जिसको डिवाइड ना कर सकते हो, वो एटम होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटम है, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इट्स पार्ट्स, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता उसके पार्ट्स में। एटम कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम के जो है फर्दर कुछ पार्टिकल्स होते हैं या उसके पार्ट्स कह लें आप, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। दीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ये जो है इसके बुनियादी पार्टिकल कहलाते हैं या अज्जा कहलाते हैं। अब एटम क्या है? एटम को डिराइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड एटमोस से, जिसका मतलब है अनडिवाइडेबल, कि जो तकसीम ना हो सकता हो, जिसको डिवाइड ना किया जा सकता हो। और ये किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो कि फर्दर डिवीजन जिसकी पॉसिबल नहीं होती। अब ये एटम जो है कंसिस्ट होता है किस पे? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे। कि बेसिक इसके जो पार्टिकल्स हैं या फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, हम इनको बुनियादी पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, किसी भी एटम के जो हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें जो फिर हम देखते हैं पार्ट्स के हैं प्रोटॉन, इसके किसी भी एटम के, उसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो इसके सेंट्रल न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स होते हैं वो उसमें मौजूद होते हैं और रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। इसको देखते हैं। प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेंट्रल वाले न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द आउटर शेल्स। न्यूक्लियस के बाहर जो शेल होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर रहे होते हैं या गर्दिश कर रहे होते हैं। प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन जो है वो इससे पॉजिटिव के लिए है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल से है, कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। अब हम देखते हैं आयन क्या होता है। एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन, कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जिस पे चार्ज मौजूद हो, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो आयन कहलाता है। मतलब चार्ज होगा किसी भी आयन पे, किसी भी पार्टिकल पे, तो वो आयन कहलाएगा। अब ये चार्ज जो है पॉजिटिव अगर होगा तो वो कैटाइन होते हैं, और नेगेटिव अगर चार्ज होगा तो वो एनाइन होता है। कैटाइन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कैटाइन, कि अगर किसी भी आयन पे पॉजिटिव चार्ज हो, किसी आयन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कैटाइन होता है। जिस तरह Na+, H+, Ca+ जो हैं ये कैटाइन्स हैं, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कैटाइन कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटाइन जो है इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनते हैं, कि अगर कोई न्यूट्रल एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ये आपके सामने है कि एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है, तो इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हैं। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज जो है पार्टिकल इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस पर नेट चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। एनाइन, नेगेटिवली चार्ज आयन इस एनाइन, कि अगर ऐसा आयन जिस पे कोई नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाए
वो एनाइन होता है। जिस तरह के Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, मतलब क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये एनाइन है कि इन पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये कैसे बनता है? दे आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करने से बनते हैं। प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि कैटाइन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने से। अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है तो जिससे लॉस हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसने इसको लिया है उस पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया है उस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं वो एनाइन होते हैं कि अगर किसी आयन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो एनाइन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन को हासिल करने से या गेन करने से बनते हैं। अब हम देखते हैं अपना टॉपिक आयनाइजेशन का। Ionization is the process by which an atom or a molecule acquires, obtain a negative or positive charge by gaining or losing electron. Ionization एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एटम जो है वो उस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हासिल करता है। किस वजह से? बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेने से या इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने से उस पर अगर कोई चार्ज क्रिएट हो जाता है तो ये प्रोसेस जो है वो आयनाइजेशन कहलाता है। The formation or separation into ions by heat, electrical discharge, radiation or chemical reaction। किसी भी प्रोसेस की वजह से वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो, हीट हो या एनर्जी हो, रेडिएशन या किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से अगर कोई एटम जो है वो कन्वर्ट हो जाए आयंस में तो वो आयनाइजेशन है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि कन्वर्शन न्यूट्रल एटम इनटू चार्ज एटम, कि अगर एक न्यूट्रल एटम जो है वो चार्ज एटम में कन्वर्ट हो जाता है या अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो आयनाइजेशन का प्रोसेस है। एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं इन दैट द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। ये बात हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखी कि न्यूट्रल जो है वो एटम्स होते हैं या वो पार्टिकल्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, कि उनमें कोई नेट चार्ज नहीं होता, ना वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। मच ऑफ द नॉर्मल मैटर दैट वी फाइंड अराउंड अस इज़ इन दिस फॉर्म। हमारे इर्द गिर्द जितना मैटर है वो ज़्यादातर इस न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद होता है। होएवर पार्टिकुलरली व्हेन देयर इज़ एनर्जी सोर्स अवेलेबल, जब कोई एनर्जी सोर्स मौजूद होता है या कोई केमिकल रिएक्शन होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर ए इलेक्ट्रिकल चार्ज। जब कोई भी एनर्जी सोर्स अवेलेबल होगा, कोई रेडिएशंस होंगी या कोई केमिकल रिएक्शन होगा, तो एटम या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकते हैं। उस गेनिंग और लूजिंग के बाद जो है उन पे एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब ये चार्ज जब क्रिएट होता है, अगर वो देंगे इलेक्ट्रॉन, कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो कन्वर्शन है एटम्स की न्यूट्रल से उसके आयंस में या जो न्यूट्रल से चार्ज में, वो प्रोसेस जो है वो आयनाइजेशन का प्रोसेस है। अब देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि आयनाइजेशन क्या प्रोसेस है कि उसको कोई भी एनर्जी सोर्स अवेलेबल हो तो एक न्यूट्रल एटम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आयंस में। अब ये एनर्जी जो है उसको क्या कहते हैं? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, कि एटम से मालिक्यूल्स को एटम या मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है या उसको लॉस करने के लिए, वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि एनर्जी की ज़रूरत होती है कोई भी चार्ज्ड एटम बनाने के लिए या कोई आयन प्रोड्यूस करने के लिए, जो है पॉजिटिव आयन स्पेशली प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब जो एनर्जी रिक्वायर होती है इसके लिए चार्ज आयंस के लिए या पॉजिटिव आयंस के लिए,
वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, एक एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। इट मीन्स सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ पॉजिटिव आयन, कि कुछ अमाउंट चाहिए होती है एनर्जी की पॉजिटिव आयन बनाने के लिए, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एनर्जी जो है ये डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के कितने करीब हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से फासले पे होंगे, ज़्यादा फासले पे होंगे, उनके लिए एनर्जी कम ज़रूरत होगी, और जो न्यूक्लियस के करीब होंगे उनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो इस वजह से कि इसके दरमियान जो अट्रैक्शंस होती हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, वो जो ज़्यादा करीब हो उनके ज़्यादा अट्रैक्शंस होंगी। इसी वजह से उन अट्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए या तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन इन फार्मेसी। मैनी ड्रग्स आर आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स, फॉर एग्जांपल एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जिस तरह एस्पिरिन है, और वीक ऑर्गेनिक बेसिस फॉर एग्जांपल प्रोकेन और देयर साल्ट्स। कि ड्रग्स जो हैं ज़्यादातर वो वीक एसिड्स होती हैं या वीक बेसिस होती हैं। वीक एसिड वो ड्रग्स होती हैं, एसिडिक ड्रग्स होती हैं जो कि कम्प्लीटली अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होती, या अपने हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो कंप्लीट डोनेट नहीं करते, तो वीक एसिड होते हैं। इस तरह वीक बेसिस वो ड्रग्स होती हैं जो कि फुल्ली आयोनाइज नहीं होती किसी भी सोल्यूशन में, या मुकम्मल तौर पर OH आयंस नहीं देती, तो वो वीक बेसिस होती हैं। The degree of ionization of a drug has an important effect on its absorption, distribution and elimination. कि ये आयोनाइजेशन कितनी हद तक हो रही है, ये कितनी ज़्यादा हो रही है, कम है या ज़्यादा है, ये जो है इफ़ेक्ट करती है ड्रग की अब्जॉर्प्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे और एलिमिनेशन पे। कि जो उसकी अब्जॉर्प्शन जो होगी, जैसे देखें कि अनआयोनाइज्ड ड्रग जो है उसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है बनिस्बत आयोनाइज्ड ड्रग के। अनआयोनाइज्ड ड्रग जो कि आयंस में तब्दील नहीं हुई होती, वो क्योंकि लिपिड सॉल्युबल होती है तो वो उसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है, जबकि आयोनाइज्ड ड्रग जो है वो वाटर सॉल्युबल होती है, इसकी अब्जॉर्प्शन कम होती है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी ज़्यादातर कंपोजिशन जो है वो लिपिड्स की है। अब अनआयोनाइज्ड ड्रग जो है वो लिपिड सॉल्युबल होती है, तो वो सेल मेम्ब्रेन को ईज़िली क्रॉस कर सकती है और उसकी अब्जॉर्प्शन हो जाती है ईज़िली, और मुख्तलिफ़ कंपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ़ पार्ट्स में, मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाती है। जबकि आयोनाइज्ड ड्रग जो है वाटर सॉल्युबल होती है, तो उसकी अब्जॉर्प्शन कम होती है क्योंकि वो लिपिड मेम्ब्रेन को वो क्रॉस नहीं कर सकती। और एलिमिनेशन के लिए जो है इसके फिर अपोजिट हो जाता है कि अनआयोनाइज्ड ड्रग जो है वो उसकी एक्सक्रीशन कम होती है, और आयोनाइज्ड ड्रग जो होती है उसकी जो है एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है। आयोनाइज्ड ड्रग क्योंकि वाटर सॉल्युबल होती है, वाटर सॉल्युबिलिटी की वजह से उसकी एक्सक्रीशन जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। एक्सक्रीशन क्या है कि ड्रग का बॉडी से रिमूव होना। So ionization is an important factor which is considered during the manufacturing process of medicine. So ionization जो है एक important factor है इसी वजह से कि उसकी absorption, distribution, elimination पे इफ़ेक्ट करती है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ये जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, मेडिसिन बनाई जाती हैं, तो इस फैक्टर को मद्देनज़र रखा जाता है ताकि उसकी absorption, distribution और elimination पे किसी किस्म का इफ़ेक्ट ना हो। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।